आप बताएं वो क्या चीज छोड़े तो आप उसको रिहा करेंगे। गिव एंड टेक करना चाहते हैं, हमें बता दें इमरान क्या गिव करे। गिव एंड टेक लोगों ने मिस इंटरप्रेट किया है। उन्होंने ये कहा है कि आप क्या चाहते हैं। President Ilham Aliyev again reiterated his commitment to invest $2 billion in Pakistan. हमारी तहरीक जारी है, इमरान खान के साथ हम थे और हम रहेंगे। Don't pretend to be surprised if China and Pakistan closely cooperate in defending the legitimate of Pakistan, in defending its sovereignty. सुप्रीम कोर्ट और अदालतें आज एक आज़ादी के साथ अपना किरदार अदा कर रहे हैं। बड़ा वाजे कह दिया कि कोई गिवन केस नहीं है, मेरे दरवाजे सिर्फ खुले हैं एस्टैब्लिशमेंट से डायरेक्टली बात करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। तुर्की और अज़रबैजान सैफरी की इजलास में एक बार फिर पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए। चीन पहले ही कह रहा है कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की हिफाजत के लिए हम हर तरीके से साथ हैं। दूसरी तरफ इंडियंस भी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ ऐसे लगे हुए हैं कि ट्रंप ला माला नेचुरली वही बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान चाहता है। बैरूनी फ्रंट से हट के जब हम अंदरूनी सियासत की बात कर रहे हैं तो अभी तक वो सेटल नहीं हो पा रहा, जिसका इजहार तो सारे करते हैं कि अब आगे बढ़ना चाहिए। और ख़ुद पीटीआई के अंदर भी अजीब अजीब सी सूरत हाल देखने को मिलती है। मसलन आज ही पहले एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिसमें कहा गया कि पंजाब में पार्टी के लिए एक कमेटी बना दी गई है, 4 रुकनी कमेटी, जिसमें बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब होंगे, उमर अयूब ख़ान होंगे, मलिक अहमद ख़ान बच्चर होंगे, मियाँ अकरम उस्मान होंगे। फिर से पहर को पता चला कि नहीं आलिया हमज़ा ही इस कमेटी को हेड करेंगी जो पहले ही पंजाब को देख रही हैं। फिर अलीमा ख़ान साहिबा ने कहा था कि जी कुछ आएँ हमारे साथ बैठें, कुछ लें कुछ दें। आज जब बैरिस्टर सेनेटर अली ज़फ़र साहब बानी पीटीआई ख़ान साहब से मिल के आए तो कहा जी खान साहब कह रहे हैं तहरीक चलने के लिए तैयार है, सिर्फ लाहे अमल का ऐलान देना बाकी है और डील करना होती तो 600 दिन मैं जेल में ना रहता। ये लो और दो के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। हम इन मामलात पर बात करेंगे। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान 2 हमारे रूबरू हैं। साबिक़ गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। फेडरल मिनिस्टर फॉर डिफेंस प्रोडक्शन बैरिस्टर रज़ा हयात हराज साहब, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपने वक्त दिया। गवर्नर साहब, ये जो पंजाब में स्पेशली सूरत हाल बनी है, पहले आलिया हमज़ा साहिबा वो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र थी, फिर एक नोटिफिकेशन आया बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब और 3 और लोग, उन्होंने कहा ये सियासी कमेटी चलाएगी। फिर से पहर को पता चला कि नहीं आलिया हमज़ा भी इस कमेटी को हेड करेंगी। ये पीटीआई के अंदर क्या हो रहा है सर? एक तो जाहिर सी बात है, मैं पीटीआई के बिहाफ पर तो नहीं जवाब दे सकता, वो तो वही बता सकते हैं। लेकिन आपकी बात सही है, ये कन्फ्यूजन है और एक इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये अच्छा इम्प्रेशन नहीं होता कि जी वो इस किस्म की चीज़ें करे जिससे उसके वर्कर्स जो हैं वो कंफ्यूज होते चले जाएं। क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो पीटीआई को अपने वर्कर्स को, अपने सपोर्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है ना कि जी क्या ये इस किस्म के जो फैसले होते हैं फिर वो वापस लिए जाते हैं, फिर दूसरा फ़ैसला आता है। फिर अलीमा के हवाले से जिस तरह आपने बात की कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दी विच इज़ कॉन्ट्रडिक्टरी टू व्हाट इमरान खान कन्वेड टू अली ज़फ़र टुडे। तो ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि ये इसमें कन्फ्यूजन तो होती है और नहीं होनी चाहिए इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। लेकिन हैविंग सेड दैट फिराजा साहब, अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी को उस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे जिस कॉन्टेक्स्ट में पीटीआई के साथ जो पिछले 3 साल से हुआ है, तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है। अगर एक वो वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी के तौर पर ऑपरेट करेगी तो फिर तो हमें समझ नहीं आएगी कि ये क्या अननेचुरल है। बिकॉज कांग्रेस पार्टी फॉर एग्जांपल इंडिया में ऑपोजिशन में है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के किसी भी लीडर को ऐसा नहीं किया गया जैसे पीटीआई। पहले तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के जो जितने बड़े 60-70% टॉप लीडरशिप थी उसको ख़त्म कर दिया। गन पॉइंट पर आपने उनसे रिज़ाइन करवा दिया, पॉलिटिक्स छोड़ने के लिए फोर्स कर दी, जो कि लम्हे फिक्रिया होना चाहिए कि एक नेशनल पार्टी, एक फेडरल पार्टी को आप ये कर रहे हैं। असद उमर, फवाद चौधरी, ये परवेज़ खटक और पता नहीं कितने जो भी हैं, फिर जो थोड़े बहुत थे वो शाह महमूद कुरैशी और यास्मीन राशिद और इजाज़ चौधरी और ये सारे जो हैं, उमर सरफराज चीमा वगैरह अंदर बंद हैं, चेयरमैन अंदर बंद हैं।
वर्कर लेवल पर फिर कुछ को उठा के लेके 1-1.5-2 महीने कहाँ रखा, उसके बाद आके स्पेशल इंटरव्यूज दिलवाए गए। उस पॉलिटिकल पार्टी का पकड़ धक्कड़ ये सारा कुछ हो रहा है, उससे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो वेल नेट वेल ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी होगी जिसके लिए नॉर्मल फंक्शन करना मुश्किल हो। सो ये इम्पॉसिबल है। और मैं PMLN के बिहाफ पर कह सकता हूँ, जब मैं PMLN में था और वो ऑपोजिशन में थे, तो उस वक्त एडवांटेज ये था PML, उस वक्त भी डिफरेंसेस थे और बड़े इससे ज़्यादा शदीद डिफरेंसेस थे स्ट्रैटेजी के हवाले से। शहबाज शरीफ की और उनकी टीम जो थी वो बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रैटेजी के साथ आगे चलना चाहती थी, कंट्रीब्यूशन नहीं करना चाहती थी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रैटेजी के साथ जाना चाहते थे। दे वर रेडी फॉर कन्फ्रंटेशन, दे कन्फ्रंटेड द इंस्टीट्यूशन और बिल्कुल खुल्लम खुला वो। लेकिन चूंकि वो दो भाई हैं और एहतराम का रिश्ता है, तो शहबाज शरीफ और उनकी जो साथी थे वो जाती उम्रा तो नहीं आते थे। आप किसी से भी पूछ सकते हैं, वो जाती उम्रा नहीं आते थे। आजकल ज़्यादातर जो भारी भरकम मिनिस्टर्स हैं वो कभी नहीं आते थे जाती उम्रा जब मूवमेंट चल रही थी। लेकिन वो खामोश ज़रूर थे। आप हमारे से सवाल पूछते थे कि दो बयानियाँ हैं, हम कोशिश करते थे डिफेंड करने की, नहीं जी एक ही है और सो ऑन। बट वो उधर एक फ़र्क सिर्फ तो ये था कि एक तो डिग्री ऑफ जो हुकूमत की तरफ से, उस वक्त की हुकूमत की तरफ से मुश्किलात पैदा की गई थी बहुत थी, लेकिन उससे बहुत बड़ा फ़र्क था। अगर फ़र्क था इधर गवर्नर साहब रुकिएगा, फ़र्क था। बैरिस्टर रज़ा हयात साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। सवाल जो मैंने साबिक़ गवर्नर सिंध से किया, आपसे वही सवाल है कि ये PTI में इंटरनल स्ट्राइफ सामने आ रही है। साबिक़ गवर्नर सिंध ज़ुबैर साहब फरमा रहे हैं कि PTI के साथ जो कुछ हुआ है ये एक नेचुरल फिनोमिनन है कि उनमें स्प्लिंटर ग्रुप्स भी बन सकते हैं, उनमें कन्फ्यूजन भी हो सकती है, उनके लोग भी जेलों में हैं। आप बड़े अरसे से एज अ स्टूडेंट भी पॉलिटिक्स को देखते रहे हैं, फिर आप ख़ुद माशाल्लाह पॉलिटिशियन, पहले भी काबीना में रहे, अभी भी काबीना में हैं। आप कैसे ये PTI के फिनोमिनन को देख रहे हैं? देखिए, मुझे वो इनका इंटरनल मामला है, ये आपस में जो करते हैं या जा इनका, मेरे ख्याल में जो इनका वो जो झूठ वाला चूरन था वो बिक गया जो बिकना था। अच्छा। अब जब लोगों को सच नज़र आना शुरू हुआ है तो वो लोग टूट फूट का शिकार है। मुझे तो इसके अलावा और कोई समझ नहीं आती। नहीं, टूट फूट का शिकार अपनी जगह पे हैं, लेकिन खान साहब जब ये कहते हैं कि मैं तहरीक चला रहा हूँ, जब टूट फूट हो रही है तो गवर्नमेंट वरिड है या नहीं है आने वाली किसी तहरीक से? नहीं, किस चीज़ से वरिड होगी जी? क्यों वरिड होगी? अगर गवर्नमेंट्स वरिड होती तो ये जो अभी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी है, पाकिस्तान की अफवाज को अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी, पाकिस्तान की एयरफोर्स और नेवी को अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी। अगर ये गवर्नमेंट टूट फूट का शिकार होती तो क्या हम लोग, अगर गवर्नमेंट की बैकिंग ना होती और ये सब कुछ एक विल ना होती और पूरी पाकिस्तान की कौम की इसमें कमिटमेंट ना होती, तो अल्लाह पाक की पाक ज़ात में इसमें जो रहम व करम किया है ये ऐसे ही हो गया जी। ये मालिक का करम हुआ है ना जी। गवर्नमेंट को किस बात की फिक्र है जी? टूट फूट उनके अंदर है, परेशानी हमें होनी चाहिए। हमें तो बल्कि खुश होना चाहिए कि ये लोग अपने वजन के नीचे आके खुद ही गिर रहे हैं। तो वाकई गवर्नमेंट खुश है जो कुछ PTI के अंदर हो रहा है? आप जैसे फरमा रहे हैं अपने वजन पे ही गिर रहे हैं वो। देखिए बात सुने शौकत साहब, मैं आपको एक बात बताऊं। आदमी को अपने ख़ानदान और खून का जो असर होता है वो उसकी ज़िंदगी में उसके साथ रहता है। अब PTI के अंदर भी कुछ ऐसे शुरफा मौजूद हैं जिन, और वो देखिए, हम लोग एक पार्लियामान में जब एक फ्लोर पे बैठते हैं ना जी इकट्ठे, तो हमारे आपस में बहुत अच्छे एक रवाबित होते हैं आपस में। हम लोग एक ही फैमिली के लोग होते हैं, हमारे दोस्त अहबाब होते हैं। अब जो लोग अपनी कन्विक्शंस, अपनी ही कमिटमेंट्स, अपनी ही मजबूरियों से खड़े हैं, वो ज़रूर खड़े हैं, मैं उनको क्रेडिट देता हूँ कि जो लोग भी खड़े हैं। लेकिन अब उनको अगर नज़र आया कि जो वक्त और हालात में जो उनको बताया जा रहा था वो सारा झूठ है, तो ये इनको अब मतलब है समझ तो इन सबको आ गई होगी कि जो PTI में खड़े हैं कि हम फंस बुरी तरह गए, कि अब बाहर निकलते हैं जो रास्ता कोई नहीं, अंदर रहते हैं तो मौत है। ये हालात हैं। ये जिन लोगों ने अभी कोई थोड़ी बहुत अगर जिनके साथ जो मार भी खाई है ना, इनमें से किसी को तसल्ली नहीं है कि कल इनके साथ क्या होना है। जी, पॉइंट टेकन। मोहम्मद ज़ुबैर साहब,
एक तरफ ये सूरत हाल है, आपने जो फैक्टर्स बताए अपनी जगह पे, लेकिन जब कहते हैं खान साहब के तहरीक चलानी है, ये सब कुछ होते हुए फिर आपको तहरीक चलती नज़र आ रही है? नहीं, मुझे नहीं तहरीक चलती हुई नज़र आ रही, ना मौसम है ना एनवायरनमेंट है तहरीक के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं अगर मशवरा देता पीटीआई को, अगर मैं पीटीआई में होता और सब मेरी बात सुनते, तो मैं तो पहले भी जिस तरह नवंबर में किया था, अक्टूबर में किया था, अक्टूबर में किया था, उससे पहले भी 3-4 दफ़ा अटैम्प्ट्स की थी। देखिए, ये तहरीक का मतलब ज़रूरी नहीं होता कि आप सारे पाकिस्तान से लोगों को, वर्कर्स को इस्लामाबाद बुला लें। आप अपने अपने शहरों में, अपने अपने कस्बों में आप कॉर्नर मीटिंग करते हैं, जलसे करते हैं, रैलीज निकालते हैं, मुख्तलिफ फोरम्स में जाते हैं, लॉयर्स फोरम में जाते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, प्रोफेशनल्स के पास जाते हैं, आप बिल्डअप करते हैं, आप असेंबलीज में जाते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, वो पूरा का पूरा पार्ट होता है स्ट्रेटजी ऑफ तहरीक। और फिर अगर आपने बिल्टअप कर ली है तो फिर आप फाइनल स्टेज में जाते हैं। आप पहले स्टेज में जब आपको पता है कि एज सून एज यू अनाउंस अ तहरीक, तो पकड़ दकड़ शुरू हो जानी है, पूरे पंजाब में कंटेनर लगने शुरू हो जाने हैं। सो आप उसकी जो इफेक्टिवनेस है उसको कमज़ोर कर देते हैं। अगर हम बांग्लादेश की एग्जांपल लें, अभी जो लास्ट ईयर जब हुआ, हसीना वाजिद की हुकूमत गिराई गई, तो ढाका में तो सिर्फ एक दिन सारे इकट्ठे हुए थे। उससे पहले तो कुछ चिटागोंग में और बारिसाल में और सिलट में और जो भी उनके शहर हैं उसमें अपने अपने कर रहे थे। फाइनल डे वो पुश्ता, आप उसको मोमेंटम ऐसी होता है। अयूब खान के खिलाफ जब मूवमेंट चली थी या पीएनए की मूवमेंट चली थी, उसमें कौन सारे के सारे इस्लामाबाद में आके थे? शौकत साहब। या लॉयर्स मूवमेंट जो अभी 2007 में चली थी, शौकत साहब की, जनरल मुशर्रफ इतनी लंबी बात का मतलब लाहौर में अलग होता था। इफ्तिखार चौधरी जाते थे ना सारे शहरों में, कोयटा भी जाते थे, कराची में आए थे जब 60 के करीब लोग शहीद हुए थे। तो वो आप मोमेंटम क्रिएट करते हैं। सो मेरे नज़दीक तो अगर वो तहरीक का मकसद है जो कि पहले ट्राई किया है, तो आई डोंट थिंक सो वो एनवायरनमेंट है ना मौसम है। चलें, इधर रुकिएगा नाजरीन, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे इसी सियासी कॉन्टेक्स्ट में मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। बैरिस्टर रज़ा हयात साहब, अलीमा खान साहिबा जब पिछली मुलाकात करके आई खान साहब से, आज भी बहरहाल मुलाकात का दिन, आज भी कुछ लोग मिले, लेकिन अलीमा खान साहिबा ने कहा कि आएँ, कुछ बैठें हमारे साथ, कुछ लें दें, और सबसे बढ़कर वो कह रही थी कि जी हमें बताएं तो सही, हमारे भाई ने आखिर ऐसा क्या किया है कि आप उसको जेल में रख रहे हैं। काबीना में वैसे ये बात तो होती होगी, पॉलिटिकल सिचुएशन पे, सियासी सूरत हाल पे जब बहस होगी, हुकूमत क्या समझती है कि क्यों अंदर रखा हुआ है खान साहब को, जो अलीमा खान पूछ रही हैं? कमाल है शौकत साहब, ये आपने कैसी बात की। मतलब एक काबीना में और कोई काम नहीं है कि हम इनकी ख़वातीन के जो उस पर बैठ के डिस्कशंस करें, और उसकी बात यह है कि अदालतों में जाएं, अदालतों से रिलीफ लें। मैं इतनी लंबी बात करने का आदी भी नहीं हूँ जितनी ऑनरेबल गवर्नर साहब ने, साहब गवर्नर साहब ने कर दी है। सिंपल बात करनी चाहिए जो टू द पॉइंट हो। क्यों नहीं कर रहे तहरीक? उनको तो गर्मी नहीं लगती ना पीटीआई वालों को। भाई मेरे, असल बात यह है कि अब इनको जो ज़मीन है इनके पाँव से वो सिरकनी शुरू हो गई है। तो अब इनको अंदाज़ा हो रहा है कि ये तो ओवरनाइट। देखिए, ये आप एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, ये जो 10 मई, प्री 10 मई और पोस्ट 10 मई, ये दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स आए हैं सामने। प्री 10 मई और हालात थे, पोस्ट 10 मई और हालात हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब पाकिस्तान के हालात पहले, अब पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। आलम पूरी इस्लामिक उम्मा में पाकिस्तान इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा एक लीडर बन के उभरा है। क्या कुछ किसी ने किया है, मैं उसको किसी पहला वास्ते की तनकीद का आदी नहीं। मैं अपने काम का मुझे पता है। मुझे ये पता है कि जो हमारी अफवाज ने और हमारी पाकिस्तान की अवाम ने किया है वो पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। वो हर बरे आज़म में, और दुनिया का मुंह पाकिस्तान की तरफ हो गया है कि ये क्या कर दिया इन लोगों ने।
अब ये जो फरमा रहे हैं कि तहरीक हम चलने अभी नहीं है वक्त, तो वो इनका अंदरूनी फैसला है। अच्छा, जहाँ तक फरमा रहे हैं कि कंटेनर्स नहीं लगाएंगे, तो आपके ख्याल में उनको खुला फ्री हैंड दे दें कि वो घुस जाएं यहाँ पे और अंदर तोड़ फोड़ कर दें? क्या हुकूमत का यही काम बाकी रह गया कि उनको कहें आएँ जी आप तशरीफ़ लाइए, अपने साथ तमाम वो बच्चे ले आइए जिनको आपने गुमराह किया है, उनको पेट्रोल पकड़ा दें और जो पाकिस्तान के इदारे हैं उनको आग लगा दें? यही चीज रह जाती है शौकत साहब। तो ये तो हम नहीं कर सकते ना जी। कानून अपनी जगह पे है, गवर्नमेंट, देखिए जी सियासत एक पहलू है, लेकिन जब आप हुकूमत में हो और हुकूमत हो तो उसके भी कुछ मनसब के तकाजे हैं जो आपको पूरे करने चाहिए। शहरियों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करना। अब खुदा न खास्ता यहाँ से कुछ ऐसे बच्चे आ जाएं जिनको भी ये शऊर ना हो और वो आपके डिप्लोमेटिक एनक्लेव में जाके कोई ऐसी वारदात या हरकत कर दें, क्या पूरा पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल हो सकता है? ये तो गैर जिम्मेवाराना बातें होंगी ना जी। हम मंतक की बात, अब जो लॉजिक्स हम एक दूसरे को मिसालों से देते हैं ना जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। मैं तो आपको यही बात कर रहा हूँ, आप एक साल और इंतज़ार कीजिए, इंशाल्लाह अगले साल देखिएगा कि आपकी इकॉनमी कहाँ जाती है। आप थोड़े बिजली के रेट्स और इंशाल्लाह नीचे आएंगे, इंशाल्लाह मार्कअप और नीचे आएगा। आपकी इकॉनमी जो कल डिफ़ॉल्टेड, तकरीबन डिफ़ॉल्टेड थी, आज वो सांस लेने पे आ गई है। अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को, कौम को एक फतह दी है, पूरी कौम इस पे शुक्राने के नफल अदा कर रही है। तो अच्छा, बांग्लादेश की हम मिसाल दे रहे थे, तो क्या बुरा हुआ जो बांग्लादेश में क्यों मिसाल देने वाली वो हमारे फेवर में जाती है। वहाँ पे आज पाकिस्तान फ्रेंडली गवर्नमेंट है। जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं या जो पाकिस्तानी डायस्पोरा पाकिस्तान से बाहर रहता है, उनसे पूछिए कि आज बांग्लादेश के लोग और पाकिस्तान के लोग आपस में किस तरह रह रहे हैं। एक वक्त था कि कोई पाकिस्तानी से बांग्लादेश का हमारा भाई बात करता था तो वो बेचारा परेशान रहता था, आज वो खुला मिल रहे हैं। आज जो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान हैं जिन्होंने दो कौमी नजरिए को नहीं समझा था, आज उनको पछतावा है। आज पूरी दुनिया मोदी जैसे अफराद, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि बांग्लादेश। अच्छा, और मुझे एक सेकंड आज पूरी दुनिया मोदी जैसे शख्स पे थू कर रही है जो कि इस्लाम का दुश्मन है, जिसने पाकिस्तान में मासूम बच्चियों को और बच्चों को शहीद किया, हमारी मसाजिद को निशाना बनाया, और आज उसको दुनिया की कोई ताकत उसको बेनकाब नहीं कर सकी। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे मालिक ने एक मुशरिक के लिए पाकिस्तान का मुल्क चुना और पाकिस्तान वसीला बना। खैर, ये तो और आज हमें वो ये तो वक्त है शौकत साहब, ये वक्त सियासत का नहीं। शौकत साहब, मुझे बहुत खुशी, अब मेरी बात सुन लेना, मुझे बहुत खुशी होती, ये देखा ना, जाती नौकर कोई किसी का नहीं बन सकता। लोगों के देखिए, ये कल जो आज पीटीआई में बैठे हैं, ये कल हमारे साथ नहीं थे। मैं कल पीटीआई में नहीं था, आज मैं नून में नहीं गया बैठा। खुदारा हम लोग एक बात को मद्देनजर रखें कि जो हम बात यहाँ पे करते हैं ना वो रिकॉर्ड होती है। एक बेइज्जत इंसान का ये काम होता है कि अपने कल के अल्फाज को वो आज उसे मुनकिर हो जाए। ये बिल्कुल, वैसे भी मीडिया का दौर है। शौकत साहब, एक मिनट अगर इजाजत दें, मैं फिर आपकी तरफ आता हूं। मैं जुबैर साहब की तरफ, जो नुक्ता मैंने आपके सामने रखा उसका मैं अपनी बात को कंक्लूड करने, मेरी बात कंक्लूड करने लगा था। मैंने कहा ये तो वक्त था, ये तो वक्त था कि पूरी पाकिस्तान की जितनी सियासी जमातें हैं वो इकट्ठी हो जाती, वो सब मुबारकबाद देती पाकिस्तान की फौज को, वो पाकिस्तान की फौज के हक में रैली निकालती, वो पाकिस्तान के नौजवानों को इस मामले में हकायक बताती, और वो अपनी गलती, देखे ना, गलती तस्लीम करना बड़ापन है, झूठ बोलना छोटापन है। मैं इस पे आता हूँ, मुझे इजाज़त दें। मैं ये गलती वाली बात पे मेरे पास सेपरेट क्वेश्चन है। मैं ज़रा मोहम्मद जुबैर साहब, जो अलीमा खान साहिबा की बात मैंने रखी, वो उस दिन भी खान साहब से मिल के आई थी, मशवरा करके आई होंगी, जब उन्होंने कहा ना कि कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पर हम बात करते हैं। एक तो हुकूमत की तरफ से कहा गया कि एनआरओ मांगा जा रहा है, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, जो सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने भी उठाया कि पीटीआई के पास देने के लिए क्या है, जो अलीमा खान साहबा कह रही हैं कि कुछ आप दें कुछ हमसे लें।
पहली बात तो ये है कि मैं मिनिस्टर साहब को क्लैरिफाई कर दूं, मैं बांग्लादेश की तारीफ में या बुराई में बात तो ही नहीं कर रहा था। मेरे से तो आपने पूछा था कि तहरीक अभी चल सकती, तो मैंने कहा नहीं चल सकती, और उसकी स्ट्रेटजी में मैं पीटीआई की स्ट्रेटजी को क्रिटिसाइज कर रहा था। मैं ये तो नहीं कह रहा था कि जी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, मेरे नुक्ते नज़र से मैंने ये जवाब दिया था। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक ताल्लुक है कि सबको साथ होना चाहिए, क्या सबको साथ होना चाहिए? आपने यास्मीन राशिद को एक 78 साल की सर्वाइवर, कैंसर सर्वाइवर को अंदर बंद किया हुआ है 2 साल के से। शाह महमूद कुरैशी को आपने बंद किया हुआ है, आपने मासूम बच्चों को बंद किया हुआ है, आप उनको एक कॉर्नर मीटिंग नहीं करने देते हैं। आप कह रहे हैं कि जी सब साथ मिल जाए। क्यों साथ मिल जाए? आपका अपना हिस्सा कहाँ है? और सबसे बड़ा जो उनके पास स्ट्रेंथ है, उनके पास पाकिस्तान के 65-70% अवाम उनके पीछे खड़े हुए हैं। वो कहीं भी आप टेस्ट कर लें, अगर आप 2024 के इलेक्शन को ही ले लें और रात के 9 साढ़े 9 बजे की स्क्रीन्स को देख लें, कोई भी चैनल के मिनिस्टर साहब निकलवा लें, उस वक्त क्या पेशावर 1 से लेके मुल्तान पहुंच गए थे, 90% 80% सीटें कौन जीत रहा था? आपने उनका मैंडेट छीना हुआ है। आप चोरी करके बैठ के हुकूमत बना के बैठे हुए और कह रहे हैं कि जी सारी कौम पीछे लग जाए। किस बेसिस पर पीछे लग जाए भाई? आपने पीका लॉ ला के मीडिया का मुंह बंद कर दिया, आपने 26वीं अमेंडमेंट करके जुडिशरी को बंद कर दिया, फिर आप कह रहे हैं कि जी अवाम एक साथ क्यों नहीं है? भाई अवाम एक साथ थे जब जंग हो रही थी इंडिया के साथ, और बिल्कुल सही एग्जैक्टली अवाम साथ तो थे ना, अवाम पूरी अवाम साथ थी पाकिस्तान की, एब्सोल्युटली साथ थी। लेकिन वी आर बैक टू बेसिक्स। अगर आपने इस प्रोसेस को, इस अपॉर्चुनिटी को एनकैच करना है, हुकूमत को मैं कह रहा हूं कि अगर हम आगे चलें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो और जो माहौल था जंग के दौरान वही आगे चले, तो फिर हुकूमत को वो इक़दामात उठाने ज़रूरी होंगे जिसमें आप एक सियासी माहौल को, उस दर्जे को कम कर सकते हैं। अगर आप वही पकड़ धकड़ की, डराने धमकाने की पॉलिटिक्स करते रहेंगे, इंटिमिडेशन की पॉलिटिक्स करते रहेंगे और फिर कहेंगे कि जी सारे एक साथ मिले, बिल्कुल आपकी बात सही है कि इस वक्त पीटीआई के पास ऑप्शंस कम हैं और मेरा ख्याल है पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन पाकिस्तान में जंग की वजह से पाकिस्तान का आइन तब्दील नहीं हुआ, पाकिस्तान के फंडामेंटल राइट्स चेंज नहीं हुए। पाकिस्तान अथॉरिटेरियन स्टेट पहले भी कहलाता था इंटरनेशनल कम्युनिटी की नज़र में, आज भी अथॉरिटेरियन स्टेट कहलाता है। उस जंग में जीतने का मतलब ये नहीं है 1965 में हम जंग जीत गए थे, उसके मतलब ये नहीं था कि लेजिटिमेसी मिल गई थी अयूब खान की हुकूमत को, लेजिटिमेसी नहीं मिली थी। 71 की जंग जैसे भी रिजल्ट आते हैं, याया खान की हुकूमत को लेजिटिमेसी नहीं मिलनी थी। तो ये कहना कि जी आप एक जंग हुई है तो आपको लेजिटिमेसी का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। पाकिस्तान की मेजॉरिटी, पाकिस्तान की जो इस वक्त हुकूमत करने वाले हैं, भाई एक बड़ा सिंपल सा एक जवाब दे दें। ये बहुत बड़े मिनिस्टर भी हैं और पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हैं, मुझे एक सवाल का जवाब बता दें। NA 130 में आपने रात के 3 बजे फरवरी 9 की सुबह को रिटर्निंग ऑफिसर क्यों तब्दील किया था? क्यों नोटिफिकेशन निकालने की जरूरत थी? इसलिए कि पुराना वाला फॉर्म 47 देने से इनकार कर रहा था। उसके बेसिस पर आप कह रहे हैं कि आज पूरी कौम पीछे खड़ी हो जाए, ऐसा नहीं होगा। चलें इधर रुकिएगा नाज़रीन, मैं ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे बैरिस्टर रज़ा हयात साहब एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं। आप माफ़ी मांगने की बात कर रहे थे, यकीनन 9 मई के रेफरेंस में ये बात की जाती है और आज कुछ लाहौर से ऐसी रिपोर्ट्स भी आईं जो 9 मई को तोड़ फोड़ हुई, जो हमले हुए या गाड़ियां जलाई गईं। लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मिलिट्री ट्रायल की इजाज़त दे दी, फिर ये प्रोसेस कब तक ख़त्म होगा? जिसको सज़ा होनी है सज़ा हो जाए, जो रिहा होना है वो रिहा हो जाए। नाज़रीन ब्रेक के बाद जवाब लेते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। बैरिस्टर साहब, मैंने एक सवाल छोड़ा था कि सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री ट्रायल की इजाज़त दे दी, अब सज़ाएँ आएंगी, फिर हुकूमत की तरफ से कहा जाना कि NRO मांग रही हैं अलीमा खान साहिबा, वो तो अब नेचुरल प्रोसेस है, कब तक मुकम्मल हो सकता है? वैसे देखिए शौकत साहब, मुझे उसका नहीं पता कि NRO किसने मांगा है और किससे मांगा है और उन्होंने क्या जवाब दिया है। वो मेरी कंसर्न भी नहीं है और ना मेरे से कोई ताल्लुक है। ठीक है, मैं अपने काम से काम जी जी दुरुस्त है। पहली बात यह है कि साहब फरमा रहे थे बड़ी जज्बाती, तो इसका बेहतर हल तो यही है ना कि जिन्होंने इनको गवर्नर बनाया था और जिनके ये स्पोक्स पर्सन थे, ये सारे सवाल आप उनसे पूछ लें।
मेरे तो ये जो सवालात आज इनके पास बहुत ज़्यादा है, तो उन सवालात का जवाब ये पूछ लेना जिन्होंने इनको गवर्नर बनाया था या खुद कुछ कोई चीज़ जो भी ये बने थे ज़िंदगी में, तो उनसे पूछ लेना जी। वैसे शौकत साहब, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी रिवायत है, हम लोग जनूबी पंजाब के हैं, हमारे यहाँ एक घर में एक बड़ा होता है और जो बड़ा हाँ कर देना तो किसी छोटे की जुर्रत नहीं होती कि वो दूसरी तरफ चला जाए। हाँ, हर इलाके की एक्सेप्शंस भी हो जाती है, रवायात होती है। हमारे यहाँ ये रवायत है कि जो किसका बड़ा बात कर लेना, छोटे उसके सामने बोलते भी नहीं है। आप इस बात को समझते हैं। मेरा तो आपसे इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है, मेरा तो सवाल ये है कि जब ये चीजें आगे नहीं, वो मुझसे पूछा गया ना किसी हल्के का। मुझे अब ये बताइए शौकत साहब, मैं अपना इलेक्शन लड़ रहा था, हाँ मैं ये दावे से कहता हूँ, ये दुनिया की पाकिस्तान की कोई जमात आ जाए, कोई अदालत आ जाए, मेरे खिलाफ केस कर दे कि हमने आपके हल्के के रिजल्ट्स खोलने, मैं रेजिस्ट भी नहीं करूंगा। मैं कहूंगा आइए, पीटीआई आए, पीएमएलएन वाले आए, पीपल्स पार्टी वाले आए, किसी जमात इस्लामी वाले आए, मैं किसी को नहीं रोकूंगा। वो कहेंगे तुम्हारे इलेक्शन के हमने बैग्स खोलने, 100 बिस्मिल्लाह। मैं अपने हल्के का जवाब दूं। मुझसे पूछा जाए, मुझे तो ये भी नहीं पता कौन कहां से इलेक्शन लड़ रहा था। अच्छा, मेरा तो हल्का 144 मेरा क्वेश्चन था, चूंकि आप लॉ एक्सपर्ट हैं, आप बैरिस्टर हैं, मैं तो प्योरली वो कानूनी और आईनी उस तकाजे के तहत थोड़ा सा जानने की कोशिश कर रहा था कि कब तक ये प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है आपकी असेसमेंट में, अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है। देखिए, बात सुनिए, जो ऐसी स्पेशल ज्यूरिसडिक्शंस होती है ना जी, उनके लिए एक्सपीडिशियस एक ट्रायल्स होते हैं। अब ये जो आपके साथ ये मुख्तलिफ पहलू चले हैं, जी जी, जैसे आप देख लीजिए ना कि हमारा पहला नैरेटिव क्या था कि हमें पाकिस्तान के वजीर आजम को अमेरिका ने निकाला है। ठीक है जी, उस वक्त वो साबका अमेरिकन प्रेसिडेंट थे। ये अमेरिकन प्रेसिडेंट जब नए इन्होंने टेन्योर शुरू किया तो एक सियासी जमात जिसकी शायद ये मोहतरम आज नुमाइंदगी करें, मुझे इनका लफ्ज समझ में बहुत कम आ रहे हैं, मैंने हाथ इसलिए कान पे रखा हुआ है, ये खुश थे कि वो अमेरिकन सदर आया तो वो हमारी सपोर्ट करेगा। वो भी रिजल्ट इनके सामने आ गया, झूठ। नंबर 3, जिनको पेशावर में आबाद किया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान में 1,10,000 है, 20,000 है पाकिस्तानी शहीद हैं। उसमें अफवाज पाकिस्तान है, पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, हमारे पाकिस्तान के शहरी हैं, उनको वापस आबाद किया गया। तो आज वही लोग, उनको हम इजाजत दे दें, कंटेनर हटा के आइए, आप तशरीफ ले आइए, आप आके यहाँ काम कर लीजिए। नंबर 5, तीसरी दफा पेशावर हुकूमत है, कौन सी दूध की नहरें वहां बह रही हैं जो सारे का ला कानूनियत इस्लामाबाद में हो गई है। पहले अपने हालात भी देख लेना। मैं आपको इसलिए बारहा कहता हूं कि हमें कभी भी ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए जो कि किसी बंदे का कद या उसके सियासी इक़्तिदार से हटके हो। मैं इस्लाम असेंबली में जाता हूं, मैं उन लोगों को देखता हूं जो वहां खड़े होकर वो हरकतें करते हैं। जब मैं उनसे पूछता हूं कि तुम लोगों को क्या हो गया, तुम्हारा तो हसब नसब ये नहीं है, वो कहते हैं क्या करूं, हम लोग ये ना करें तो हमें कोई पता नहीं कल हमारे साथ क्या हो जाए। यानी उनकी पार्टी की कंपल्शंस हैं, उनकी पार्टी की कंपल्शंस हैं। इधर रुकिएगा प्लीज। कंपल्शंस नहीं है, उनके अहकामात है कि यहाँ पे डुगडुगी के साथ नाचना है, यहाँ पे सियासी इक़्तिदार के जो लोग हैं उनका अपना, अच्छा वो उनका मामला है जी, वो हमारा मामला नहीं है। मैं क्यों उनकी पार्टी की नुमाइंदगी करूं और मैं क्यों उनकी बातों में फैसला है। अच्छा, हमारा सिंपल सा हमारा तो बड़ा सिंपल, हमारा सिंपल सा मामला है, वो उनका फैसला है, उनकी पॉलिसी है। मैं जरा मोहम्मद जुबैर साहब की ओपिनियन ले लूं। मोहम्मद जुबैर साहब, जो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है हम उसी में ही बात कर सकते हैं। और आपने शुरू में कहा कि आप पीटीआई वाले नहीं हैं, पीटीआई का जवाब दे सकते हैं, आप एक सीनियर पॉलिटिशियन हैं। मेरी तो गुजारिश ये होती है कि चीज़ों को ज़रा समझा जाए और आवाम तक पहुंचाया जाए। आपकी एक असेसमेंट है विच इज़ वेरी वैल्यूड वन। ये जो खान साहब ने अपने बयान में भी कहा कि जी जो मेरी पार्टी के अंदर विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं मैं उनको भी जानता हूँ, तो ये कोई
ट्रस्ट डेफिसिट है, क्या चीज़ है, या जो मुख्तलिफ लोग जाते हैं खान साहब को मुख्तलिफ सिनेरियो सामने रखते हैं, आपको क्या नज़र आता है? अगेन आप PTI के नहीं हैं, आई अंडरस्टैंड, मैं सिर्फ आपकी जो असेसमेंट है वो जानना चाह रहा हूँ। एक तो मिनिस्टर साहब इतनी अच्छी बातें करते हैं कि मुझे थोड़ा सा उसकी वजाहत करने की ज़रूरत पड़ती है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ बड़े जो कह देते हैं हम पॉलिटिक्स में हैं, हम पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहे हैं, और पाकिस्तान के हवाले से जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान का एक आइन है, पाकिस्तान में मल्टी पार्टी सिस्टम है, उसके लॉजिक है कि जी डिफरेंट लोगों का डिफरेंट ओपिनियन होता है जी जी, अगर, और सबका ओपिनियन वैल्यूएबल होता है, इवन व्हेन दे से कि जी मैं आपके ओपिनियन से नहीं एग्री करता, इसका मतलब है आप अलग पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं जैसे हैं पॉलिटिकल पार्टीज। ये तो नहीं हो सकता कि सब एक ही जुबान बोलें। सो अगर आपके बड़ों ने एक बात की थी पहले जो कि सच थी, मैं तो सबसे आगे था जी जी, मैं तो स्पोक्स पर्सन था, मैं तो सिविलियन बालादस्ती की जंग लड़ रहा था, तो मुझे क्या जरूरत पड़ी थी कि मैं जब वो हुकूमत में आए तो मैं उल्टी साइड पर हो जाऊं? क्योंकि जो कॉन्सेप्ट जो प्रिंसिपल था, जब आपने कहा तो मैं जी हजूरी नहीं कर सकता था। अगर यही लॉजिक है कि जी हमारे बड़ों ने कहा, तो हमारे बड़ों ने तो ये कहा था कि अयूब खान के सामने सर झुका दो, तो हम सर झुका देते, निकालने की क्या जरूरत थी? ज़ियाउल हक ने के सामने सर झुका देते, मुशर्रफ के सामने सर झुका देते, कियानी के सामने सर झुका देते। तो ये कौन सी अच्छी सोसाइटी की निशानी है कि जो बड़ा कह दे आप उसकी बात मान ले, बजाय कि आप ये कहें कि सच को सच कहना चाहिए और झूठ को झूठ कहना चाहिए। रॉन्ग इज अ रॉन्ग। सो अगर वो रॉन्ग आज हो रहा है तो उसको आप रॉन्ग ही कहेंगे, उससे PTI का ताल्लुक क्या है? आज अगर पकड़ तकड़ हो रही है, आज मैंने एक एग्जांपल दी यास्मीन राशिद की, तो या तो आप ये कहें कि नहीं उसको सही अंदर बंद रखा हुआ है और उसकी लीगल रीजंस है, तो मैं मानूंगा। अगर आप ये कहें कि 26वीं अमेंडमेंट करके आपने आइन का हशर नशर नहीं कर दिया, और अब मिनिस्टर साहब इतने एक्सपर्ट हैं, इतनी नॉलेज है कि सब कुछ खत्म हो जाता है जब ये सिस्टम खत्म होगा। जैसे 7वीं अमेंडमेंट की थी ज़िया ने, 8वीं अमेंडमेंट से खत्म हो गया था। 17वीं अमेंडमेंट मुशर्रफ ने की थी, 18वीं अमेंडमेंट से खत्म हो गया था। आज भी जो ये 26वीं अमेंडमेंट हुई है, ये आइंदा जाके गिर जाएगी। ये नहीं होता कि ये सिस्टम के साथ, और अगर उसको गिराना होता है, और मैं उनकी उसके लिए कहूंगा 2019 में सबने जी हजूरी करते हुए जनरल बाजवा को एक्सटेंशन के लिए वोट दिया था। आज कोई है डिफेंड करने वाला? आज कोई इनकी तारीफ करने वाला कोई है? उस वक्त तो सबने तारीफ की थी कि जी पाकिस्तान के लिए बड़ा जरूरी है। आज कोई है? क्योंकि डर के और खौफ से अगर आप कोई चीजें करते हैं तो वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती हैं, वो मुल्क के लिए सही नहीं होती हैं। बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब, साबिक गवर्नर सिंध, हमारे रूबरू थे। बैरिस्टर रज़ा हयात हराज साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नादरीन, हमारी तरफ से इतना कुछ। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।